ये बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र निबंध एवं अन्य विधाएं। हम प्रतिदिन की भांति निबंध और ललित निबंध का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह का तीसरा निबंध पढ़ रहे हैं। पिछली कुछ कक्षाओं में ललित निबंध की विशेषताओं के साथ विद्यानिवास मिश्र के निबंध शैली की विस्तृत चर्चा अपन ने की। इनके 2 निबंध पढ़ चुके हैं। तीसरे निबंध का आज अंतिम अंश है। आज ये निबंध भी अपना पूरा हो जाएगा। अमरकंटक की सालती स्मृति। ललित निबंध की विशेषताओं के दरमियान हमने ये देखा कि विषय की प्रकृति कितनी ललित हो सकती है और लेखक उसे किस किस रूप में और किस किस तरफ से कितना कितना विस्तार दे सकता है। ये मिश्र जी की निबंध शैली की बड़ी खासियत है। साहित्यिक विशेषताओं के संदर्भ में भाषा का प्रवाह और कथा की भांति एक अद्भुत रोचकता से लिखे गए इनके निबंध हमें पुनरावृत्ति के साथ विषय की एक नवीनता का अनुभव निरंतर देते रहते हैं। ये इनके निबंध की अन्य विशेषता है। इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं आगे। देखिए, दोपहरी में 3 चूल्हे दगे और करीब करीब सांझ तक चपरासियों के साथ नीचे ऊपर, कभी आलू के लिए, कभी पानी के लिए, किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए चढ़ते उतरते ही जब संचित आनंद बेचारा इस महंगे मूल्य के लिए पछताने लगा। और उनकी जो वो सोच के गए अमरकंटक में आम की जो अनुभूति उनके मन में थी कि कामदेव के 5 बाणों में पहला स्थान इसे है, वो उन्हें अमरकंटक की और सालती स्मृति मतलब बड़ी विकट यात्रा थी। बड़ा शुष्क और बड़ा प्रस्तरमय अनुभव उनको हुआ था। लेखक कहते हैं, गुलाब कावली के फूल शायद वर्षा में आते हैं, इसलिए फूलों की गंध तो नाक तक नहीं पहुंची। हाँ, एक छोटा सा कुंड पेड़ के नीचे जरूर देखने को मिला, जिसके बारे में वहीं रहने वाले बाबा ने बताया कि यह नर्मदा और सोन की परस्पर प्रेम प्रतिभाओं के समय का उत्सर्ग किया हुआ अमीय नीर है। अमीय नीर मतलब अमृत तुल्य, जो कभी खत्म नहीं होता। बाबा से बड़ी देर तक छनती रही, जंगल के बारे में, शेर के बारे में, संत महात्माओं के बारे में, खुद बाबा के बारे में और बाबा की उम्र के बारे में कुल ले देकर बहुत गहन और गूढ़ चर्चा हुई, जिसका बहुत ही कम अंश हम लोग अपने पल्ले पा सके। और इस समय तक तो सिवाय इसके कि बाबा की उम्र ज़्यादा थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी की भी बतलाती थी, कुछ भी याद नहीं रहा। हाँ, यह याद जरूर है कि उसी समय जंगल की पगडंडी से भील यात्रियों का एक दल प्राकृतिक वेशभूषा से सुसज्जित वहाँ आया और उससे कुछ देर तक बातचीत करने का बाका अवसर प्राप्त हुआ। यात्राएं सामान्यतया रोमांचकारी होती है, यात्राएं शोधपरक होती है, यात्राएं सनसनीखेज भी होती हैं। इन सारी चीज़ों को मिला करके यात्रा का जो अनुभव होता है वो पूरी एक ज़िंदगी का अनुभव होता है। एक यात्रा माने एक ज़िंदगी, उसमें सुख दुख, उतार चढ़ाव, ठंडा मीठा, खट्टा तीखा, हर तरह का अनुभव हमें होता चलता है। कुछ आकस्मिक, कुछ अपरिचित और कुछ अनिश्चित स्थितियों से भी हमारा सामना होता है। और वे तजुर्बात ज़िंदगी के रहस्य से, ज़िंदगी के सस्पेंस से कम नहीं होते हैं। 5-6 गुलबा ककुली के पेड़ है, एक नाद सरी का कुंड है और बाबा की कुंडिया है। खैर, मूर्ति वगैरह तो प्रलय से पहले की है, क्योंकि कहा यह जाता है कि प्रलय में मार्कंडेय महाराज यहीं पर तिराए थे और अब तक उनका आश्रम मौजूद है। पहले यहाँ दलदल के होने के कारण शायद वह बेहद फूलती रही, और जितना ही वह फूलती रही उतना ही लोग उसे पाने की कोशिश करते रहे और दलदल में फंसकर मरते रहे। मनुष्य की अन्य विफलताओं के समान ही यह विफलता भी इस नाम को मोहक रूप देने में कृतकार्य हुई, पर आज सब सपाट है। स्मृति केवल नाम में सिमटी हुई है
और दलदल के अवशेष सूखे पड़े थे। इतना अवश्य लगता था कि कोई धारा इसके नीचे से गई है और कोई कुंड तक जुड़ी हुई है। आकस्मिक कोप से इस उपवन के फैलाव को प्रकृति ने उजाड़ दिया। उसी प्रकार जिस प्रकार आज के बुद्धिजीवी युग के व्यामोह ने धार्मिक भावनाओं के साथ संलग्न लोक की गहरी और स्नेह भरी मानवीय आस्थाओं को छिन्न कर दिया है, और जिस प्रकार नगर के परिष्कार ने गांव को उजाड़ दिया है। यहाँ पर एक वही समसामयिक वेदना कि लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं। शहर महानगरों में तब्दील हो गए हैं और महानगरों में पसरती अजनबीपन, अपरिचय की बू ने इंसान को संवेदना शून्य बना दिया है। प्रकृति की वो हरी भरी गोद जहाँ हमारा गांव बसता था, जिस गांव में हमारा घर बसता था, जिस घर में हमारी जान बसती थी, और जो सामाजिक संरचना हमारी भारतीय संस्कृति की रही, आज वह छिन्न भिन्न है, आज वह संकट में है, आज वह उपेक्षित सी दिखाई दे रही है। लेखक इस निबंध के माध्यम से गाँव के उस पुरातन आनंद को याद करते हैं और आगे कहते हैं, उस दिन रात में फिर उखड़ी हुई वीणा के तार ठीक करने की कोशिश जो हुई तो बजाय स्वर मिलने के तार और झनझनाने लगे, और जितना हमने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से जयदेव और विद्यापति का मंत्र एक करके प्रयोग किया, उतना ही अधिक मान का वितान भी बढ़ने लगा, और अंत में कालिदास से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र तक एक एक श्रृंगारी कवि का तर्पण करते हुए मैंने जाकर दर्शन शास्त्र पर एकदम अष्टम स्वर में व्याख्यान देना प्रारंभ किया। तब जाकर देवियाँ शांत हुई और हम सब ने एक एक करके 3 बार कर्ण स्पर्श पूर्वक ये प्रतिज्ञा की कि बहुवचने झल्लियेति। पाणिनि ने बहुत सही कहा है कि जैसे अकेले का आनंद घर नहीं, वैसे दुकेले का आनंद बाहर नहीं। ये बड़ी अच्छी पंक्ति है कि जैसे अकेले का आनंद घर में नहीं आता, घर में कई जने हो तो आनंद आता है, वैसे ही दुकेले का आनंद बाहर नहीं। 2 जने होने पर बाहर हमें बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, बहुत सारे समन्वय करने पड़ते हैं, और बहुत सारी स्थितियों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। अतएव किसी भी दशा में, किसी भी प्रकार आज से, इस क्षण से, जन्म जन्मांतर पर्यंत पुनः हम लोगों से इस ब्रह्मानंद साधना में द्वैतवाद ग्रहण नहीं होगा। आखिर में शंकराचार्य ने कोई भांग थोड़ी ही पी थी कि अद्वैतवाद का प्रचार किया था। दूर क्यों जाएं, इसी अमरकंटक के धनी मानी सेठ सोनभद्र ने भी बुद्धिमानी का काम किया था, नहीं तो बेचारे का सारा सोना अरब समुद्र में चला जाता, और जिस शान और गौरव के साथ वह विदुर राजनेता की भांति उत्तर भारत की नदियों की एकीकृत धाराओं में जाकर गंगा में मिलता है और सबके ऊपर अपने प्रवेश की महिमा का रौब जमाता है, वह भला कैसे संभव होता। ये भी एकाकीपन की पीड़ा के साथ में ये स्पष्ट किया है कि अद्वैतवाद दर्शन की तरफ ले जाते हैं कि कभी किसी क्षण में जब हम अकेले होते हैं, वह ही आनंद ही अद्वितीय आनंद होता है। वह आनंद का क्षण क्षणिक होता है पर अप्रतिम होता है। जाएंगे भी तो इसका नोटिस नहीं देंगे, और घूम कर आएंगे तो घूमने की डींग नहीं हाकेंगे। दूसरे शब्दों में संसार के प्राचीन राजनीतिज्ञ श्रगाल पंडित की परिच्छिन्न शब्दावली में अब तो जियबू तो बाग न जईबू, बाग जो जईबो तो आम न खईबो, आम जो खईबो तो लोक लुकैया, कबहू न खईबू झांकर पैया। अर्थात साधारण लोगों की बोलचाल की भाषा में किसी समय की बात है कि श्रगाल पंडित हमें लोगों की तरह से किसी आम्रकूट में जा पहुँचे, और वहाँ जो एक आम टपका हुआ धरती पर मिला तो श्रगाल पंडित की रसना ने जोर मारा, और आँख मूंदकर उन्होंने जो ही उस आम को अपने मुँह में रखा, त्यों ही आम की गंध से आकृष्ट बिच्छू ने वह डंक मारा है कि श्रगाल पंडित कुश लेकर तुरंत संकल्प पढ़ने बैठ गए, इस आशंका में कहीं प्राण पहले न निकल जाए। अब जो प्राण रहेंगे तो आम के बाग में नहीं जाऊंगा, और अगर कहीं दुर्भाग्य ने ला पटका भी तो आम का फल तो चखना ही नहीं है। और फिर दुर्भाग्य ने ला पटका भी तो अब आम का फल तो चखना ही नहीं है, और फिर कहीं चंडाल जिह्वा ने आम के लिए लोभ प्रकट किया है तो कम से कम जमीन पर पड़ा आम देखना ही नहीं है। ऊपर से जो आम गिर रहा हो उसको मुंह में लोक कर खाना, यह श्रगाल पंडित का पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वसीयतनामा है।
यहाँ पर इस एक उद्धरण से लेखक ललित निबंध की शैली के साथ ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कुछ पूर्वोक्त उद्धृत बातें आज भी जीवन में जस की तस बनी हुई है और यह लोक सीख के रूप में समझी जाती है, जिसे निबंध में संदर्भ के साथ पिरोकर प्रस्तुत करने पर लालित्य का वर्धन होता है। हम लोग भी जब यहाँ आए थे तो इसे अमरकंटक से अधिक आम्रकूट समझ कर आए थे और आम का पेड़ देखने को तो एक दो मिला, लेकिन 2-3 दिनों में ही जो सत्संग हुआ और सत्संग के अलावा स्काउट रैली में जो दूसरी चीज़ें देखने को मिली वे आम्रकूट की वृश्चिक बन गई। इसी तरह से लेखक आगे बढ़ते चले जाते हैं और इस स्मृति की कंटकता को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे दिन हम लोग सोनमुड़ा देखने गए। देखा एक ढाल है, ढाल के ऊपर छोटा बुलबुला है जिसमें से कुछ पानी के बुल्ले निकलते रहते हैं और निकल करके उस ढाल के नीचे कहाँ विलीन हो जाते हैं आँखों को कम से कम नहीं दिखाई पड़ता। इसी को कहते हैं सोनमुड़ा। सोन का अर्थ है शीर्ष। सोन वैसे इस पथ पर बहुत दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि वह रास्ता प्रमाद में भूला या प्रेम के गर्भ में के उन्माद में भूला, पर आज भी पहली वर्षा हो जाए तो जो एक तन मन को पागल कर देने वाला श्यामल प्रसार क्षितिज तक लहराता दिखता है उसमें योगी का मन भी पागल हो जाता है। लेकिन यह पगला देने वाली शोभा बिजली की कौंध नहीं है, दामिनी की तड़पन भी नहीं है और आधी रात में उठने वाली कुर्री की पुकार भी नहीं है और क्षण भर में सागर को हिमालय का रूप देने वाला पूर्णिमा का रजतमय ज्वार भी नहीं है। यह स्थिर अविलक्षण सहज और शाश्वत सौंदर्य का संभार है जिसमें विस्मय के आनंद का एक अपूर्व क्षण चाहे न हो, पर इसमें प्रौढ़ हृदय की उस परिपक्व रसानुभूति की प्राप्ति है जो कालिदास के दुष्यंत या हर्ष के उदयन या वाण के पुंडरीक की नहीं बल्कि भवभूति के राम और वह भी उत्तर रामचरित के राम की निजी संपत्ति है। 3 दिनों के मधुतिक्तम प्रवास के अनंतर हम लोग संध्या समय एक समाधान की विवश समस्वरता में प्रस्थित हुए। रास्ते में अपने अपने प्रादेशिक लोकगीतों का पारायण हुआ जिसमें रूठी हुई बाघीली महिला को छोड़कर प्रायः सब ने भाग लिया। उन महिला और उनके पतिदेव में शहडोल में उतरने पर कैसी ठनी इसकी कल्पना का आनंद लेते हुए हम लोगों ने यात्रा का अंतिम भाग चंद्रमा की पीली छाया में समाप्त किया। यात्रा के दौरान कभी कभी परस्पर कुछ तीखी सी नोक-झोंक हो जाती है, छोटी सी झड़प हो जाती है और उसका आनंद लेते हुए इस प्रकार इनकी यात्रा मंडली ने ये यात्रा समाप्त की। तो ये था आपका निबंध अमरकंटक की सालती स्मृति। इस निबंध के संदर्भ में आपको मैंने पहले व्याख्याएं दी है और इस निबंध का सारांश लिखने के लिए कहा है, तो ये आप व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझें और इसका पूरा अध्ययन करके रखें। इसी क्रम में हम आगे अन्य निबंध भी पढ़ते रहेंगे और कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की छाया। इसको मैंने आपको पहले PDF भेजी थी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उसका ये चतुर्थ निबंध है। आप लोग अध्ययन से पहले एक बार उसे खुद पढ़िए ताकि जब पढ़ें तो आपकी रोचकता बनी रहे।